हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मूवी पर। और फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं 10वीं बोर्ड का विषय इतिहास के लेकर अर्थात हिस्ट्री के लेकर अध्याय 8 में। अध्याय 8 में है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने 1 से लेकर के 7 चैप्टर तक इतिहास का नहीं देखा होगा तो अब जा कर के देख लीजिएगा। और फिजिक्स का भी पूरे चैप्टर से बना दिया गया है वीडियो 10वीं बोर्ड के लिए, स्पेशल मैट्रिक के लिए। और सीबीएस ये क्या कहते हैं आपका एनसीईआरटी बुक को बेस मान करके, तो वहाँ से भी जाकर का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैथ का भी फ्रेंड्स पूरे चैप्टर का वीडियो बना दिया गया है, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं और आगामी आने वाली जो मैट्रिक की परीक्षा है उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो एक बात और आपको बधाई दे दें कि अभी जो छठ महापर्व चल रहा है विशेष करके बिहार में मनाया जाता है और पूरे देश में कहिए विदेश तक की तो अब ये धूम मचा रखा है। तो ये जो छठ महापर्व चल रहा है इसमें भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा की जाती है। तो हम चाहेंगे कि उन सबका आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। इस महापर्व की मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद में। तो ये जानना होगा कि जो प्रेस है एक दिन में कहीं टपक से आ नहीं गया है, बल्कि धीरे धीरे विकास हुआ इसमें। और आज के वर्तमान युग में हम प्रेस के बिना आधुनिक विश्व की समझिए कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेस ने प्रभावित किया है। चाहे तो वह आपका मनोरंजन की दुनिया हो, सूचना की दुनिया हो, रोजगार की दुनिया हो, सभी को इसने प्रभावित किया है। और आज की दुनिया में छपाई के पूर्व स्थिति का सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है कि आज तो छपाई हो जा रहा है, आराम से हम किसी भी चीज़ को, मैगजीन को, पेपर को, किताब को पढ़ लेते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता होगा, प्राचीन विश्व में कैसे लोग रहते होंगे, कैसे परिचित होते होंगे, तो ये विस्मयकारी शब्द अभी पता चलता है। क्या हुआ कि ये जो घटना हुआ, परिवर्तनकारी घटना आया प्रेस का, यह कोई एक दिन में तो आया नहीं। जो मनुष्य का लगातार इसमें प्रयास रहा, जिसके कारण ऐसी स्थिति अब आकर के पहुंचा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो प्रेस का विकास हुआ तो आज के समय में ज्ञान एवं सूचना के अभाव में तार्किक एवं मानवीय प्रवृत्ति के विकास से वंचित था। पहले ऐसा होता नहीं था। अब हम लोग देखें आखिर विकास हुआ कैसे, तो मालूम है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अर्थात कहा जाता है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब हमें भूख लगती है तो हम खाना का भी व्यवस्था करते हैं, उसी तरह जब ज़रूरत पड़ी तो प्रेस का भी विकास हुआ। अब यह है कि ये जो आविष्कार है कोई अचानक नहीं आ गया, बल्कि सदियों के अनवरत विकास का क्रम जारी रहा इसमें। तब पूरे विश्व में एक सोच में क्रांतिकारी बदलाव आया और फिर छापाखाना के आविष्कार हुआ। यह जो छापाखाना था, इसका जो प्रिंटिंग प्रेस था, इसका आविष्कार इस भौतिक युग में जिस तरह से आग के आविष्कार हुआ था, पहिया के आविष्कार हुआ था, लिपि का आविष्कार हुआ, कुछ इसी तरह यह भी जो इसका आविष्कार था एक बहुत बड़ा मायने रखता है। हम लोग जानते हैं आग के आविष्कार कब हुआ था, पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिया के आविष्कार कब हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था। और नवपाषाण काल में भी इतिहासकारों को मानना है 3500 ईस्वी पूर्व, यह मेसोपोटामिया सभ्यता में इसका विकास हुआ था, इसका खोज हुआ था, इसका पहिया का। और फिर लिपि का भी कुछ इसी तरह से योगदान है। अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ है कि छापाखाना के आविष्कार का महत्व आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ भी है कि छापाखाना के आविष्कार का महत्व इस युग में आग, पहिया, लिपि की तरह है। इसके विकास के कई चरण हैं। पहला चरण में आरंभ से गुटेनबर्ग तक आता है, दूसरा चरण गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का विकास होता है, और तृतीय चरण में गुटेनबर्ग के बाद का तकनीकी विकास होता है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये गुटेनबर्ग शब्द जो आ रहा है, तो गुटेनबर्ग नाम है और जर्मनी के मेंज नगर में गुटेनबर्ग ने एक कृषक जमींदार परिवार के यहाँ जन्म लिया था। और वे बचपन से ही तेल और जैतून
पेरने वाली मशीन से परिचित थे। गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव का प्रयोग करके बिखरी हुई जो मुद्रण सामग्री थी उसको एक किया। तो ठीक है, तो ये गुटेनबर्ग कौन थे? जर्मनी के एक व्यक्ति थे। अब द्वितीय चरण फिर समझ गए यहाँ पर। अब एक एक करके इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये चर्चा करते हैं कि प्रथम चरण में क्या आखिर विशेषता था। तो प्रथम चरण आता है फ्रेंड्स 150 एडी में। 150 एडी में मतलब 150 ईस्वी में। क्या? तो टुसुपलाइलुन नामक जो चीनी नागरिक थे वे कागज़ बनाए। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग नाम देख रहे हैं, टुसुपलाइलुन जो देख रहे हैं नामक व्यक्ति कहाँ के थे? चीन के थे, जिन्होंने कागज़ बनाया। तो इसमें और ये छापाखाना में वृद्धि हुई और इस उद्योग धंधा को विकसित होने में और मदद मिली। दूसरा, मुद्रण की पहली तकनीक चीन, जापान एवं कोरिया में विकसित हुई। मुख्य रूप से इसमें चीन, जापान और कोरिया का नाम आता है, जहाँ पर मुद्रण कला विकसित हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे देखते हैं कि 10वीं सदी के पूर्वार्ध तक ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा मुद्रा पत्र भी छापे गए थे। 10वीं सदी के पूर्वार्ध का मतलब 950 के आसपास हुआ। अब 1041 ईस्वी में चीनी व्यक्ति पी सेन ने मिट्टी की मुद्रा बना ली। अब देखते हैं दिन प्रतिदिन ये विकास होते जा रहा है। ये पहला चरण में देखिए किस किस रूप से विकास हो रहा है प्रिंटिंग प्रेस का। संघाई प्रिंट संस्कृति का केंद्र बन गया और सिविल सेवा के आकांक्षी छात्रों को पुस्तक की छपाई से अध्ययन में मदद मिलने लगी। संघाई कहाँ है? तो चीन का एक बहुत बड़ा शहर है, जैसे हमारे देश का शहर बम्बई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, उसी तरह से। और चीन के जो राजधानी अभी कहाँ है? तो बीजिंग है, और वहाँ का भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। तो जो संघाई था वह प्रिंट संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। हम लोग जानते हैं सिविल सेवा सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो चीन में। तो पढ़ाई करने के लिए तो पुस्तक की आवश्यकता थी, अब वो आसानी से उपलब्ध होने लगा। तो इसके विकास में, मुद्रण के विकास में काफ़ी मदद मिली, और जो विद्यार्थी थे सिविल सेवा की तैयारी करते थे उनको भी अध्ययन में सुविधा मिला। अध्येता के रूप में विद्वान, व्यापारी एवं संपन्न वर्ग सामने आने लगे। मतलब जो अध्ययन करते थे उसमें विद्वान तो थे ही, व्यापारी भी थे, और संपन्न वर्ग भी इसमें शामिल होने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं कि द्वितीय चरण में क्या हुआ। जो प्रिंटिंग प्रेस का विकास हो रहा है, धीरे धीरे क्रमिक विकास हो रहा है, मुद्रण क्रांति आ रही है। तो द्वितीय चरण में किस तरह से विकसित हुआ? तो रेशम मार्ग से ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने ईसाई मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा रोम पहुंच गया। रोम मतलब ये इटली की राजधानी वर्तमान समय में है, पहले रोमन साम्राज्य था। मतलब कहाँ पहुंच गया? तो यूरोप पहुंच गया। अब एशिया से यूरोप पहुंच गया। ये ब्लॉक प्रिंटिंग आप लोग देख रहे हैं, तो यह क्या है? तो फ्रेंड्स, ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है कि स्याही से लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रखकर छपाई करने की विधि को ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। तो यह कहाँ पहुंच गया? मार्को पोलो के द्वारा रोम में। अब एशिया से यूरोप चला गया। रोमन लिपि में अक्षरों की संख्या चीनी लिपि से कम होने के कारण छपाई संस्कृति में तेजी से विकास हुआ। अब यहाँ पर समझिए कि यहाँ क्या हुआ आखिर। तो ये लिपि जो प्रिंटिंग प्रेस था, ये जो मुद्रण कला के आविष्कार तो हुआ चीन में, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि चीन में जो लिपि था, चीनी, जापानी और कोरियन जो एशियाई देश थे, यहाँ पर इनके लिपियों की संख्या 40,000 से अधिक थे। ये जो लिपि इनका था, चीन का, जापान का, कोरिया का, तो ये इस लिपि में जो वर्णाक्षर थे उसकी संख्या लगभग 40,000 के आसपास था। तो ये बहुत बड़ी संख्या थी। इस तरह के ब्लॉक बनाने में बहुत दिक्कत होती थी, प्रिंटिंग करने में। अब ये चला गया कहाँ? रोम पहुँचा, तो वहाँ पर चीनी के मुकाबले कम वर्णाक्षर थे रोमन लिपि में, तो वहाँ इसका विकास ज़्यादा हुआ। रोमन लिपि में अक्षरों की संख्या चीनी लिपि से कम होने के कारण छपाई संस्कृति में तेजी आया, यही बात है। और कागज़ बनाने की कला 11वीं सदी में यूरोप पहुंची तथा 1336 ईस्वी में पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में कर दी गई। ठीक है, अब देख रहे हैं क्या कि 1100 सदी में पूर्व से यूरोप तक अब ये पहुंच गया।
तो यूरोप जब पहुंचा तो 1336 में प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई? जर्मनी में हुई। ठीक है, ये जर्मनी में हो गई स्थापना। तो और भी ज़्यादा इसमें विकास हुआ। अब आते हैं बिखरी हुई मुद्रण कला को जर्मनी के स्टेटबर्ग शहर एवं गुटेनबर्ग ने, स्टेटबर्ग शहर के जो गुटेनबर्ग थे, एकत्रित कर पंच मैट्रिक्स मोल्ड की योजनाबद्ध तरीके से बनाया। मतलब बिखरी हुई संस्कृति थी मुद्रण कला में, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से जो गुटेनबर्ग थे इसको बनाया। अब शीशा रंगा और स्याही का उपयोग इन्होंने शुरू कर दिया। कहने का मतलब था कि ये इनको लेखन सामग्री के लिए जो सामग्री चाहिए थी, जिसमें उपयोग होता था क्या क्या चीज़, तो मुद्रा बनाने के लिए उसमें शीशा, टीन एवं बिस्मथ धातुओं को उचित रूप से मिश्र करके मिश्र धातु बनाया जाता था। ठीक है, और ये कला किसने खोजा? तो गुटेनबर्ग ने ही खोजा। अब क्या था, शीशे का चयन सस्ता और स्याही के स्थानांतरण करने की क्षमता के कारण इसके उपयोग में काफ़ी वृद्धि हो गई। तो इस तरह से विकास और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। अब देखते हैं किस तरह से और इसका विकास हुआ। तो यहाँ पर अब ये विशेष रूप से देखने वाली बात है कि कंपोज टाइप मैटर द्वारा मुद्रण शोध 1440 में शुरू हो गया। अब ये नए प्रकार से दिनानुदिन विकास कर रहा है। यहाँ पर देखिए कि 42 लाइन एवं 36 लाइन 1448 ईस्वी के बाइबल की छपाई गुटेनबर्ग के द्वारा ही किया गया। अब इसका मतलब समझिए, ये बात था कि जो आपको एक साहूकार थे, मतलब सुनार थे, कहाँ के थे? तो फर्स्ट नामक सुनार या साहूकार थे जिसने बाइबिल छापने का ठेका दिया गुटेनबर्ग को। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि पुराने 42 लाइन एवं 36 लाइन की बाइबिल गुटेनबर्ग के द्वारा ही छापे गए। हालांकि उस पर कोई डेट अंकित नहीं है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है। 421 लाइन वाला 421 लाइन वाले बाइबिल का मुद्रण गुटेनबर्ग के द्वारा ही शुरू किया गया था, और तथा फर्स्ट और सुओफर नाम के व्यक्ति थे, उनके द्वारा क्या हुआ कि इसको पूरा किया गया था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो बेसल्स रोम, वेनिस, एंटवर्प एवं पेरिस के प्रमुख केंद्र पुनर्जागरण के भी केंद्र बने। ये जो बेसल्स थे, रोम थे, वेनिस थे, एंटवर्प एवं पेरिस के जो मुद्रण के प्रमुख केंद्र के रूप में पुनर्जागरण काल में यह प्रसिद्धि पाए। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दिन ब दिन इसमें मुद्रण कला में विकास होते जा रहा है, प्रेस संस्कृति विकसित होते जा रही है। अब इसमें हम लोग तीसरे दौर की चीज़ देखते हैं। तृतीय चरण में क्या हुआ? तो 1475 ईस्वी में इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत होती है। ठीक है, पुर्तगालियों ने 1544 ईस्वी में तथा पुर्तगाल में 1544 ईस्वी में तथा पुर्तगालियों द्वारा ही 16वीं सदी में भारत में मुद्रण यंत्र की शुरुआत की गई। जानते हैं कि पुर्तगाली सबसे पहले ही 1498 में समुद्री मार्ग की खोज किया था। कौन? वास्को डी गामा। भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था, जहां जो मोरिन्स को स्वागत किया था। तो 1544 पुर्तगाल में, और पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी में भारत में भी मुद्रण कला की शुरुआत किया। अब प्रेस में धातु के बनने लगे। अब जो प्रेस थे अब धातु के बनने लगे। पहले लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था। ये सब 18वीं सदी से शुरू हुआ, और एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस बना दिया। तो इसमें एक समझिए कि क्रांति ही आ गई। फिर 18वीं सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस द्वारा 6 रंगों में छपाई शुरू हो गया। अब समझिए, ये जो 18वीं सदी में अब पहले एक काले रंग से किया जाता था, लेकिन अब 6 रंगों में छपाई शुरू हो गया। तो और भी विकास आया इसमें। 20वीं सदी में पेपर, रील और फोटो विद्युतीय नियंत्रण कार्य भी आरंभ हो गए। मुद्रण क्रांति ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोपीय बाजार में लगभग 2 करोड़ छपा हुआ किताबें आई, जिसकी संख्या 16वीं शताब्दी में 20 करोड़ हो गया। ठीक है, 15वीं शताब्दी में 2 करोड़ था, अब ये 20वीं शताब्दी में, ये 16वीं शताब्दी में बढ़ के 20 करोड़ तक पहुंच गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना विकास हो पाया।
अब देखते हैं भारतीय समाचार पत्र में इसमें किस तरह से विकसित हुआ, इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स भारतीय समाचार पत्र अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित एंग्लो इंडियन प्रेस की विशेषता देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित एंग्लो इंडियन प्रेस, अब इसकी क्या थी विशेषता, तो एंग्लो इंडियन जो था वो अंग्रेजी में छपता था। विशेषता इसका फूट डालो एवं शासन करो की नीति का प्रचार प्रसार इससे किया जाता था और सरकारी खबरें एवं विज्ञापन इसमें छापता था। सरकार की ही बातें प्रमुखता रहती थी। इसकी भाषा अंग्रेजी थी एवं संपादन कार्य कंपनी के अधिकारी द्वारा किया जाता था। अब यहाँ पर जब बात देखेंगे तो अंग्रेजी समाचार पत्र में कौन था, बंगाल गजट एवं इंडिया गजट, जो कि जेके हिकी के द्वारा 1780 में शुरुआत किया गया था, छापा गया था। कलकत्ता कैरियर, एशियाई मिरर, ओरिएंटल स्टार, बम्बई गजट, हेराल्ड, मद्रास गजट इत्यादि। इसका क्षेत्र कंपनी के अधिकारी व्यापारी तक ही मुख्य रूप से यह सीमित था। ठीक है, लेकिन अब इसमें अब आगे हम लोग बढ़ते हैं भारतीय समाचार पत्र में। ये तो हो गया एंग्लो इंडियन प्रेस की विशेषता। अब हम लोग देखिए भारतीय समाचार पत्र एवं उनकी विशेषता क्या था, इसमें किस तरह के छपते थे। तो समाचार पत्र में बंगाल गजट, जो कि गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा 1816 में छापा गया। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन के द्वारा 1821 में। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन के द्वारा ही 1822 में। बंगदत्त 1830 में। जामे जमशेद दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1831 में। रफ्त ए गुफ्तार अखबार सौदागर 1851 में छापा गया। ये सब भारतीय समाचार पत्र हैं जो भारतीय प्रकाशक ने छापा। अब इसमें और देखिए नेताओं के द्वारा निकाले जाने वाला समाचार पत्र कौन कौन सा था। तो हिंदू पैट्रियार्ट था, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। सोम प्रकाश था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा था 1858 में। इंडियन मिरर सुरेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा। सुलभ समाचार केशव चंद्र सेन के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष के द्वारा 1868 में। और बंगवासी जोगेंद्रनाथ बोस के द्वारा 1881 में छापा गया। तो भारत में भी हम लोग देख रहे हैं कि इसका विकास एक सिस्टमेटिक ढंग से हुआ। हिंदुस्तान रिव्यू किसने लिखा, तो सच्चिदानंद के द्वारा छापा गया। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा। जुगांतर और वंदे मातरम, जुगांतर अरविंद घोष के द्वारा और बारिंद्र घोष के द्वारा वंदे मातरम निकाला गया। यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका किसने निकाला, तो गांधी जी ने निकाला। अल हिलाल किसने निकाला, मौलाना आज़ाद ने। और कामरेड तथा हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये निकाला गया। अच्छा, इस सब की विशेषता क्या था, कि तो निकाला गया बात ठीक है, लेकिन इसका विशेषता क्या था। तो राष्ट्रवादी जो विचारधारा के प्रसार हो रहा था, हम लोग जानते हैं कि हमारा देश तो गुलाम था, तो राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रचार प्रसार के लिए, अंग्रेजी शासन की आलोचना करने के लिए, सामाजिक धार्मिक समन्वय स्थापित करने के लिए भी हुआ और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया गया। भाषा एवं अंग्रेजी एवं भारतीय भाषा दोनों में छापा गया। संपादन कार्य समाज सुधारक एवं राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा किया गया। मतलब ये जो पत्र पत्रिका निकाले गए, इसमें राष्ट्रीय विचारधारा पनपा, बताया गया कि अंग्रेज किस तरह से हमें बर्बाद कर रहा है, लूट रहा है। अंग्रेजी शासन की आलोचना की गई, निहत्थे पर गोलियां चला दी जाती थी, जलियांवाला कांड हम लोग देखते हैं। ज़बरदस्ती खेती करवाई जाती थी, तिनकठिया प्रथा जैसे जानते हैं हम लोग। धार्मिक समन्वय हुआ। अंग्रेज मतलब इसमें जो हिंदू वर्ग के व्यक्ति थे और मुस्लिम वर्ग के, दोनों ने भी दोनों को ये प्रेस के जरिए, पत्र पत्रिका के जरिए दोनों एक दूसरे के धर्म में समन्वय पर प्रयास किया। सामाजिक कुरीति जैसे बालिका बध हो गया, जैसे आपको मानव बलि हो गया, विधवा पुनर्विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, इस सब पर प्रहार किया गया, बताया गया गलत है, समाज में अच्छा मैसेज दिया गया। भाषा इसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, मराठी में भी किया गया, उर्दू में भी किया गया। तो यह प्रेस संस्कृति में इस तरह से विकास हुआ। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारतीय प्रेस की राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका रही। तो सबसे पहले साम्राज्यवादी शोषण का विरोध किया गया। जाहिर सी बात है कि हमें पता चला कि ये जो अंग्रेज यहाँ पर आए हैं शासन करने, विकास करने के लिए नहीं बल्कि लूटने के लिए आए हैं।
धीरे धीरे पूंजी लगाकर हमें ये उपनिवेश बनाया और उसके बाद साम्राज्यवाद नीति कायम करके यहाँ से धन, भारत से धन को इंग्लैंड ले जाया जाने लगा। ये धन का निष्कासन होने लगा। दूसरा, राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार हुआ कि पूरे देश के व्यक्ति हम लोग एक हो जाएं, संगठित हो करके, और फिर अंग्रेज का विरोध करें, भगाएं और स्वदेशी हम लोग अपना शासन चलाएं। सामाजिक धार्मिक आंदोलन को बढ़ावा दिया गया। जानते हैं कि उस समय राजा राम मोहन राय, आपको इनके प्रयास से ही 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी सती प्रथा की रोक लगाई गई। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सुनते होंगे, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया। इस तरह के और भी जो व्यक्ति थे जो कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन को बढ़ावा दिए। लोकमत का प्रतिनिधित्व हुआ। नई शिक्षा नीति के प्रति असंतोष उजागर करना था। जो भी अंग्रेज यहाँ नई शिक्षा नीति लागू किए थे उससे हमारे संस्कृति को खतरा था, हमारे सामाजिक सौहार्द को खतरा था, हमारे धर्म को खतरा था। तो इसके बारे में लोगों को बताया गया। विदेशी नीति के प्रति आलोचना एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण। भारतीय प्रेस के द्वारा जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े व्यक्ति थे वह विदेश नीति के भी आलोचना करते थे। जैसे में रूस जापान युद्ध हुआ 1904-05 में, तो रूस को हारना ये बताया गया कि इंग्लैंड हम पर जुर्म कर रहा है। और जैसे आपको वहाबी आंदोलन हो गया, तो इस तरह से ये सारी बातें को भारतीय दृष्टिकोण में प्रचारित किया गया, जिससे आम व्यक्ति भी इसे परिचित हुए और उनमें राष्ट्रवाद की भावना पनपा। धार्मिक सद्भाव एवं समन्वय स्थापित किया गया, क्योंकि आप देखते हैं उसमें कि जो अंग्रेज की नीति थी फूट डालो और शासन करो, इसमें जो भारतीय थे प्रेस, तो इनका काम क्या था, दोनों में समन्वय स्थापित करना। जो भी मुस्लिम नेता थे जो उर्दू में निकालते थे या फिर हिंदू थे वो मराठी में या इंग्लिश में, हिंदी में जो भी पत्र पत्रिका निकालते थे उसमें इस बात पर जोर देते थे कि हम लोग एक ही देश के वासी हैं और मिलजुल कर रहें, काम करें, अंग्रेजों से लड़े तो हमें आज़ादी मिल सकती है। अब यहाँ पर देखिए कि 1799 का समाचार पत्रों का प्रक्षेपण, सेंसर अधिनियम लॉर्ड वेलेस्ली के समय में आ गया। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो फ्रेंड्स इस पर क्या होने लगा, तो आपको प्रेस पर नियंत्रण करने की सोचने लगा। जो लॉर्ड वेलेस्ली था उन्होंने फ्रांस के आक्रमण के भय से समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसके अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक एवं उसके जो स्वामी होते थे उसका नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। प्रकाशन को प्रकाशित किए जाने वाले सभी तत्वों को सरकार के सचिव को देने जाने के लिए नियम बना दिया, क्योंकि वह देख सके। और दूसरी बात है कि 1807 तक जो हम लोग देखते हैं कि अधिनियम में पत्रिकाओं, पंपलेट और पुस्तकों को भी लागू कर दिया यह नियम कि आपको सरकार को, सचिव को आपको देना पड़ेगा। वो देखेगा कि आप सही चीज़ छाप रहे हैं, हिंसा भड़का रहे हैं, राजद्रोह कर रहे हैं कि नहीं। अब फिर आता है 1823 का अनुज्ञप्ति नियम, जॉन एडम्स के समय में। इसमें क्या होता है कि जॉन एडम्स गवर्नर जनरल बन के आता है 1823 में, और यह क्या है, प्रतिक्रियावादी विचारों को अधिनियम में व्यक्त किया। इसके अनुसार था कि मुद्रणालय जो स्थापित करेंगे उनकी अनुज्ञप्ति लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना अनुज्ञप्ति के अगर आप ये चला रहे हैं तो 400 रुपया का दंड अथवा कारावास भी आपको दिया जा सकता है। दंड नायक जो है एक जिला में स्थापित करने की बात की गई, जो आपको मुद्रणालय को जब्त कर सकता था। गवर्नर जनरल को अनुज्ञप्ति जब्त जो था उसको रद्द करने का अधिकार मिल गया। इसी के कारण आप देखते हैं कि जो राजा राम मोहन राय थे, इनका मीरात उल अखबार जो था इसको बंद करना पड़ गया था। एवं जे.एस. बर्किंघम इनको इंग्लैंड में भेज दिया था। इसी के कारण, कब, 1823 के अनुज्ञप्ति नियम के कारण। अब आया भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता अधिनियम 1835। इस किसके समय में आया, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, 1835 में ही आया। अब इसका देखिए क्या था विशेषता, तो विलियम बेंटिंग समाचार पत्रों के प्रति उदार तो था, लेकिन 1823 ईस्वी के नियमों को रद्द किया। और इस तरह से जो भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जो जाना जाता है वो मेटकाफ को हम लोग जानते हैं। मेटकाफ ये भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में नाम कमाया। तो ठीक है,
ये 1835 में आया। और इसमें क्या हुआ, मैकाले का विचार था कि आपातकाल में तो मेरे पास अनंत शक्ति है, तो इसलिए शांति काल में से नियमों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से 1856 ईस्वी तक यह कानून आराम से चलते रहा। और फिर 1857 का अनुगत्य अधिनियम आया। अब जानते हैं कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह भी हुआ। तो 1857 के अधिनियम के अनुसार अनुगत्य को पुनः लागू कर दिया गया। ये जो पहले था 1823 में अनुगत्य नियम, यह फिर से लागू कर दिया गया। ठीक है, यह सिर्फ 1 वर्ष के लिए संकटकालीन व्यवस्था के लिए लागू किया गया था। कौन? 1857 का अनुज्ञप्ति अधिनियम। अब आइए देसी समाचार पत्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया, लॉर्ड लीटन के समय। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट 1878 में आया, उस समय कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड लीटन 1878 में था। इसको कहना था कि यह जो असंतोष है भारतीयों में क्राउन के प्रति, ब्रिटिश शासन के प्रति, यह मेटकाफ और मैकाले के नियमों के कारण है, क्योंकि वे ही इस तरह के कुछ नियम बना दिए जिसके कारण ये लोग विद्रोह करने पर तुले हुए हैं। 1878 में देसी भाषा में समाचार पत्र नियम के समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण में लाने का इन्होंने प्रयास किया। और जिला में क्या किया कि दंड नायक बंधन पत्र एवं जमानत पर किसी समाचार पत्र को प्रकाशित करने की आज्ञा देता था। मतलब जिला में दंड नायक को बना दिया गया, मुख्य रूप से इसको देखरेख करने वाला, जो ही आपको परमिशन देगा आप चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। और एक शर्त और भी लगाया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में कि क्राउन अर्थात ताज के प्रति, मतलब राज शासन के प्रति आप विरोध नहीं भड़का सकेंगे, ऐसा नहीं छापना है। इसके लिए दंड भी होगा। और अंतिम निर्णय कौन लेगा? जो दंड नायक लेगा। अगर इसे आप बचना चाह रहे हैं तो पत्र के एक प्रति कहाँ देना पड़ेगा? तो सरकारी पर्यवेक्षण के लिए आपको सरकार को सौंप देना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ कठोर प्रतिबंध लगाया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा लॉर्ड लीटन ने। 1908 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम आया। इसमें हुआ कि लॉर्ड कर्जन के जो नीतियों के विरुद्ध उग्र राष्ट्रवाद की भावनाएं जो भड़क रही थी, हम लोग जानते हैं कि 1905 में बंग भंग कर दिया गया। 1905 में बंग भंग कर दिया गया, कर्जन के द्वारा बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। तो जो उग्र राष्ट्रवाद भड़क रहा था उसको 1908 का न्यूज़पेपर एक्ट पास किया गया। और इसके अनुसार समाचार पत्र को एक ऐसी सामग्री जिसमें हिंसा अथवा हत्या की प्रेरणा मिले, ऐसा छापने से रोकने का प्रयास किया गया। और बोला गया कि अगर हिंसा और हत्या के बहकावे वाली अगर बातें अगर आप छापते हैं तो संपत्ति को आपको जब्त कर लिया जाएगा। और फिर 1867 में पंजीकरण अधिनियम आया। तो इस तरह से कुछ विकास धीरे धीरे प्रेस की हुई, प्रतिबंध भी लगे। 1910 में क्या हुआ? तो भारतीय समाचार पत्र अधिनियम आया 1910 में। और इसमें क्या हुआ कि इस जो लॉर्ड लीटन 1878 में एक्ट की सभी जो घिनौने लक्षण थे वह पुनर्जीवित कर दिए गए। जो भी 1878 में ये जो घिनौने कानून लागू किए गए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा, इसको फिर से लागू कर दिया गया। और क्या कहा गया कि इस पंजीकरण आपको कराना पड़ेगा। और आप अगर छापते हैं मुद्रणालय में कोई भी पुस्तक या आप समाचार पत्र या पत्रिका, तो उसके प्रति को जब्त कर लिया जाएगा जब आप हिंसा और हत्या वाली बातें अगर उसमें उस्कावे वाली बात समझ में आएगी तो। यह जान करके प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में भारत सुरक्षा नियम के अंतर्गत राजनैतिक आंदोलन तथा स्वतंत्र जन आंदोलन की आज्ञा नहीं दिया गया। इसी के क्रम में हम लोग देखते हैं कि 1921 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में, कब? 1921 में एक प्रेस कमेटी की सिफारिश की गई जो कि 1908 और 1910 के अधिनियम के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया। फिर 1931 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, संकटकालीन जो शक्तियां थी, इसमें क्या था कि 1910 के सारे आदेश को पुनः लागू कर दिए गए। इसमें अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपराध की प्रेरणा देने पर बहुत ज़बरदस्त दंड का प्रावधान कर दिया गया। 1932 में प्रभुसत्ता को हानि पहुंचाने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए इसको एक अधिनियम बनाकर चलाया गया।
तथा यह जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूर्व क्षेत्रण को जो पुनः था कानून उसको लागू कर दिया गया। एक समय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में समाचार पत्र को प्रकाशित करना भी अवैध कर दिया गया। तो इस तरह से कुछ भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगे। 1951 में हम लोग क्या देखते हैं, तो 1951 की समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम फिर आया 1951 में। इसमें कहा गया कि सरकार के संविधान के अनुच्छेद 19(2) में संशोधन करके और एक अधिनियम पारित किया गया। इसके माध्यम से अब तक के जो सारे अधिनियम थे उसको रद्द कर दिया गया और एक नए कानून के माध्यम से सरकार मुद्रणालय को आपत्तिजनक विषय प्रकाशित करने पर जब्त कर सकती थी, जो प्रकाशकों को जूरी द्वारा परीक्षा मांगने पर दिया जा सकता था। यह 1956 तक बना रहा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि और प्रेस संस्कृति में कैसे कैसे विकास हुए। तो यहाँ पर इसकी भूमिका पर हम लोग नज़र डालेंगे। अब कुछ इसकी भूमिका के बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रेस संस्कृति, स्वतंत्र भारत में प्रेस की क्या भूमिका रहा, कौन से काम किए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं साहित्य एवं समाज में चेतना जागृत किया। इस क्या थे, अच्छे अच्छे साहित्य लिखे गए एवं समाज में जो रूढ़िवादिता था, जो स्वार्थपन था, जो देश के प्रति कुछ कर गुजरने की मोटिवेशन नहीं था, इसको जागृत किया गया, बताया गया हमारा देश किस दौर से गुजर रहा है। भाषा शास्त्र के विकास में योगदान हुआ। अब उर्दू में, मराठी में, हिंदी में या फिर बंगाली में तरह तरह के भाषाओं में पत्र पत्रिका निकलने लगा। तो इस तरह से विकास हुआ। समाज में नव चेतना, मानवतावाद एवं तर्कवाद का विकास हुआ। पहले सुनी सुनी बातों को हम लोग सोचते थे, जानते थे, लेकिन जब ये प्रेस संस्कृति आई तो उसमें अब छपने लगा, जिसे पढ़ करके व्यक्ति में तर्क और वैज्ञानिक जो तर्क वितर्क थे उसका विकास हुआ और वे तर्क कसौटी पर जांचने लगे कि हाँ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। धर्म के क्षेत्र में हो, राजनीति में हो या आर्थिक क्षेत्र में हो। सामाजिक बुराइयों एवं अधिवासों का विरोध किया गया। जैसे मैं बताया कि राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का अंत कराया गया। और इस तरह से और भी आप जानते हैं कि जो विद्यासागर जी थे, उनके अथक प्रयास से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास से विधवा पुनर्विवाह लाया गया। तो इस तरह से इसमें काफ़ी विकास हुआ स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका के कारण। यह स्वस्थ मनोविनोद का प्रयास हुआ। इसे दिन प्रतिदिन उपलब्धि एवं सूचनाओं का प्रसारण। आज हम वर्तमान समय में देखते हैं स्वतंत्र भारत में कि प्रतिदिन न्यूज़पेपर छपता है, टेलीविज़न पर प्रसारण। अब तो प्रिंट मीडिया से ज़्यादा बढ़कर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, बहुत सारे चैनल्स आ गए टेलीविज़न पर। लेकिन फिर भी यह जो प्रेस थे जहाँ से ये छपता है, इसकी काफ़ी आज भी भूमिका है। सारी चीज़ों की सूचना मिलती है, चाहे वो वैज्ञानिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, खेल जीवन से संबंधित हो या फिल्म से संबंधित हो। चौथे स्तंभ के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का दायित्व पत्र पत्रिकाओं पर है, प्रेस पर है, जो कि समय समय पर इसका आभास कराते रहती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भारत में ये जो प्रेस संस्कृति था इसका किस तरह से विकास हुआ, पूरे विश्व में किस तरह से प्रेस संस्कृति विकसित हुई, यूरोपियों में किस तरह से विकसित हुआ, एशिया में कैसे विकसित हुआ, फिर भारत में कैसे हुआ। तो यह चैप्टर से आपको अब ये सारी बातों की जानकारी मिल गई है। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो निश्चित रूप से आप उसका जवाब दे पाएंगे। 1 से 2 बार आप देख लेंगे, इसको पूरी तरह समझ जाएंगे। कौन पत्र पत्रिका किसने निकाला उसका भी पूरा लिस्ट मैंने बताया, तो सब याद कर लेंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।